नमस्कार छात्रों, आप सभी का श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के YouTube चैनल में डॉक्टर आलोक जैन स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, तृतीय वर्ष के भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले टॉपिक में भू आकृतिक प्रदेश मॉर्फोलॉजिकल रीजन शुरू किए थे। मॉर्फोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत हमने पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उसका प्रादेशिक विभाजन देखा था। भौगोलिक और प्रादेशिक आधार पर हिमालय को किस तरह से हमने बांटा है उस पर बात की थी। साथ ही हमने प्रमुख भौतिक विभागों के बारे में भी पढ़ा था। इसी के अंतर्गत आज हम भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत भारत का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विभाग या भू आकृतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या विशाल मैदान। ये विशाल मैदान भारत के उत्तर में स्थित है। तो आइए हम समझने का प्रयास करें कि इन विशाल मैदानों की स्थिति और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और किस तरह से इनकी उत्पत्ति या निर्माण हुआ है। विशाल मैदान भारत का एक प्रमुख भौतिक विभाग है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय की जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनके दक्षिण में विशाल मैदान स्थित हैं और इन मैदानों को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है। कैसे बनाया है? जब उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों से नदियाँ अपरदन या कटाव की क्रिया के द्वारा उत्तर से नीचे की ओर उतरती हैं, अर्थात पहाड़ी उच्च भागों से निचले मैदानी भागों की ओर उतरती हैं, तो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा या निक्षेप एकत्र कर लाती है और उन्हें इन मैदानों में बिछा देती हैं। तो इस तरह से ये मैदान इन नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टियों से निर्मित हैं। इसीलिए इन्हें उपजाऊ और जलोढ़ मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये भारत के उत्तर में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। हिमालय नदियों द्वारा जो अवसाद या निक्षेप लाए जाते हैं, उन्हीं अवसादों के जमाव से ये मैदान निर्मित हुए हैं। इनका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इसका भी मैं आपको मैप बताऊंगा। ये देखिए आप कहाँ से कहाँ तक ये मैदान विस्तृत है। उत्तर में हमने पहले देखा था पर्वतीय प्रदेश और उस पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में ये पूरा भाग पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत मैदानी प्रदेश है। ये प्रदेश 3200 किलोमीटर लंबे और लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़े हैं। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों ने इन मैदानों में मिट्टी की परत बिछाई है और इसे उपजाऊ बनाया है। मिट्टियों की विशेषता और धरातल के ढाल के आधार पर इन मैदानों को निम्न भागों में बांटा जाता है। अर्थात हम इसको दो तरह से बांटेंगे, एक तो वहाँ पाई जाने वाली मिट्टियाँ और उनकी विशेषता, और दूसरा धरातल का ढाल किस तरह का है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके आधार पर हम इनको विभाजित करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें लोकेशन बता रखी है। पर्वतीय प्रदेशों के दक्षिण में ये हमारा विशाल मैदान है। हम मिट्टी और धरातली ढाल के आधार पर इसका विभाजन करते हैं। तो इसके आधार पर, अगर मिट्टी के आधार पर हम बांटते हैं तो आप देखेंगे भाबर और तराई प्रदेश, बांगर और खादर प्रदेश, रेह और भूड़ तथा डेल्टाई भाग। इन भागों में हम इन मैदानों को विभाजित करते हैं। अब हम एक एक भाग का थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि भाबर या बांगर या तराई ये क्या है और इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। तो सबसे पहले
हम समझेंगे भाबर प्रदेशों के बारे में। ये ऐसे प्रदेश हैं जो शिवालिक क्या है, हिमालय की जो तीसरी और दक्षिणतम श्रृंखला है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और जैसे ही शिवालिक की पहाड़ियाँ समाप्त होती हैं उनके दक्षिण में फिर ढाल कम होने लगता है और मैदानी भागों की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे भाग शिवालिक के गिरिपद प्रदेश कहलाते हैं जो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित हैं। और इनका विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में नदियाँ भारी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी का जमाव करती होता क्या है, उच्च भागों से नदियाँ जब बहती हैं तो उन्हें तीव्र ढाल मिलता है और उनकी गति तीव्र हो जाती है। और जब तीव्र गति से ये नदियाँ बहकर आती हैं तो कटाव भी करती हैं। तो कटाव के कारण चट्टानी, चूर्ण और मलबा इनके पानी के साथ बहते हुए आने लगता है। लेकिन जैसे ही पहाड़ियाँ खत्म होती हैं, ढाल कम होने लगता है, तो फिर नदियों का बहाव और उसमें जल की मात्रा में कमी आ जाती है और इसी वजह से उस सामग्री को वो बहाने में असमर्थ हो जाती हैं और फलस्वरूप इन मैदानी भागों में जहाँ कम ढाल है वहाँ इन्हें जमा देती है, छोड़ देती है, निक्षेप कर देती है। तो इस तरह से इन कंकड़ पत्थरों को ये हिमालय की उच्च श्रेणियों से ला करके मैदानों में जमाती हैं। और यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कैसी हैं, पारगम्य चट्टानें हैं। अब क्या होता है, जब इस गिरिपद वाले भाग में कई सारे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ की कई छोटी छोटी जल धाराएँ इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं, अर्थात ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि यहाँ की नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं। तो ऐसे भागों को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, भाबर प्रदेश कहाँ स्थित है, बिल्कुल शिवालिक के दक्षिणी भागों में स्थित है। और क्या होता है, यहाँ पर नदियाँ कंकड़ पत्थर लाकर बिछा देती हैं, फलस्वरूप इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से नदियों की जलधाराएं बहने लगती हैं और ऐसा लगता है कि नदियाँ भूमिगत हो गई या अदृश्य हो गई, अर्थात हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे प्रदेशों को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। चूँकि यहाँ कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ भाग है इसलिए कृषि के लिए ये अनुपजाऊ माना जाता है। तो ये है आपका भाबर प्रदेश। अब देखते हैं हम दूसरा भाग, तराई प्रदेश। ये क्या होता है, यह भाबर प्रदेश का ऐसा दक्षिणी भाग है जहाँ भाबर क्षेत्र में लुप्त हुई नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती है। मैंने आपसे बताया था कि जब भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के नीचे से नदियाँ बहने लगती है तो हमें अदृश्य हो जाती है, अर्थात दिखाई नहीं देती हैं। और यही नदियाँ जब निचले भागों में प्रकट हो जाती हैं तो उस भाग को हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये प्रदेश कहाँ पर है, भाबर के दक्षिण में स्थित है और जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ धरातल पर दिखाई देने लग जाती हैं। एक प्रकार से यह दलदली क्षेत्र है और इस दलदली क्षेत्र में बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी आदि पाई जाती हैं और इन्हीं से ये बना है। लगभग 10 से 20 किलोमीटर इस मैदान की चौड़ाई है और यहाँ गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलें भी उगाई जाती हैं, अर्थात इन फसलों के लिए भी ये उपयुक्त माने जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश। शिवालिक के दक्षिण का भाग भाबर प्रदेश, जहाँ नदियों ने कंकड़ पत्थरों को जमा दिया है और नदियाँ भूमिगत होकर बहती हैं। और यही भूमिगत नदियाँ जब ऊपर प्रकट हो जाती हैं तो उस प्रदेश को हम तराई प्रदेश कहते हैं। अब दो इसी तरह के शब्द हैं, बांगर और खादर। पहले तो हम देख लिया भाबर और तराई प्रदेश, अब हम देखेंगे बांगर और खादर, इनमें क्या अंतर है और इनकी क्या विशेषता है। पहले हम बात करेंगे बांगर की। ये उत्तरी मैदान का प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना उच्च भाग है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा आप, कौन सा भाग है, उच्च भाग है। किससे बना है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। क्यों बना है, क्योंकि यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। और ये प्रदेश कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है,
पंजाब और उत्तर प्रदेश में। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। वास्तव में बांगर प्रदेश उच्च भूभाग होते हैं और उच्च भूभागों में नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, और जब नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है तो नदियां अपने द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव भी वहां पर नहीं कर पाती है। इसी वजह से ये मैदान या ये भाग प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, प्राचीन काप मिट्टी के बने होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। बांगर प्रदेश क्या है? जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। क्यों नहीं पहुँचता है? क्योंकि ये उच्च भाग है, और इसी उच्च भाग की वजह से यहाँ पर प्राचीन काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कहाँ पर विस्तार है? पंजाब और यूपी में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं खादर प्रदेश। खादर प्रदेश क्या है? ये उत्तरी मैदान की निचली भूमि है। ठीक है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अभी हमने बांगर देखा था जिसमें हमने क्या कहा था? उत्तरी मैदान का प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना उच्च भाग। और खादर क्या है? उत्तरी मैदान की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी है। क्यों नवीन से जलोढ़ से बनी है? क्योंकि ये निचले भूभाग है जहाँ आसानी से नदियों द्वारा लाया गया जल और उनके द्वारा लाई गई मिट्टी पहुँच जाती है। तो प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ के साथ यहाँ भारी मात्रा में नदियाँ नवीन मिट्टी या काप मिट्टी ला करके बिछा देती हैं। यहाँ नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचकर नवीन मिट्टी की परत बिछा देता है। यह उपजाऊ मैदानी भाग है जिसका विस्तार यूपी, बिहार और बंगाल में है। और यहाँ पर चावल, जूट, गन्ना, दलहन और तिलहन आदि के लिए उपयुक्त, अर्थात इस तरह की फसलें यहाँ पर अच्छी उपजाऊ होती हैं। उपजाऊपन भी अच्छा होता है, फसल भी तैयार हो जाती है। यहाँ की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो ये था आपका बांगर और खादर, दोनों में अंतर भी आपको ध्यान में रखना है। अब है आपका रेह या कल्लर। अब इसमें भी हम अर्थ क्या है इसका समझने का प्रयास कर लेते हैं। बांगर प्रदेश की अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में, बात ध्यान से सुनिएगा आप, किस प्रदेश की बात कर रहे हैं हम? बांगर प्रदेश। और बांगर प्रदेश क्या है? मैं आपको फिर बता देता हूँ। उत्तरी मैदानों का प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना उच्च भाग है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेह कल्लर की। तो ऐसे प्रदेश जो उच्च भाग हैं, है ना, वहाँ पर जब अधिक सिंचाई हो जाती है, जो क्षेत्र अधिक सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं भूमि पर लवणीय या नमकीन की परत जमा हो जाती है। सफ़ेद लवण वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, और ऐसे ही क्षेत्रों को हम रेह या कल्लर के नाम से जानते हैं। इनका विस्तार यूपी और हरियाणा के शुष्क भागों में होते हैं, और ऐसे शुष्क भागों में कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। तो पानी की कमी या उच्च भाग होने की वजह से यहाँ पर सिंचाई का सहारा लिया जाता है। जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में जहाँ सिंचाई होती है वहाँ इस तरह से लवणीय पदार्थ जमा हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम भूड़। भूड़ क्या है? बांगर प्रदेश में कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहाँ की भूमि कंकरीली हो जाती है। ऐसी कंकरीली भूमि को भूड़ या भूर के नाम से जानते हैं। अपक्षय समझते हैं आप? जब चट्टानों में टूट फूट होने लगती है ना, और चट्टानी चूर्ण का मलबा वहीं एकत्र हो जाता है। मौसमी परिवर्तन या कई कारणों से चट्टानों में फैलना सिकुड़ना आदि की क्रियाओं के कारण वो असंगठित या ढीली होकर के टूटने फूटने लगती हैं, और उसके कारण उसकी ऊपरी मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वो भूमि कंकरीली हो जाती है। तो ऐसी ही कंकड़ से युक्त भूमि को हम भूड़ के नाम से जानते हैं। अब अंत में इसको हम देखते हैं डेल्टा। ये क्या है? हालांकि आपने छोटी क्लास से ही डेल्टा का नाम सुना है। डेल्टाई भाग खादर के मैदानों का ही विस्तृत रूप है। एक बार मैं फिर से आपको खादर प्रदेश की ओर ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से
याद हो जाए। खादर पे हमने बात की थी कि ये उत्तरी मैदानों की निचली भूमि है, और निचली भूमि में क्या होता है, नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंच जाता है और यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब क्या कर रहे हैं हम, डेल्टाई भाग खादर के मैदानों का ही विस्तृत रूप है, जिसका विस्तार बंगाल की निचली गंगा नदी की घाटी में मिलता है। किसने बनाया है डेल्टा? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा का प्राचीन भाग भारत में है और इसका नवीनतम भाग कहाँ पर है? बांग्लादेश में स्थित है। ये था हमारा डेल्टाई भाग। ये तो हमने सामान्य मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर इन मैदानों का वर्णन किया। अब हम प्रादेशिक आधार पर भी इन मैदानों को बांट सकते हैं, और ये आप मैप देखिए। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा और इसको ऊपर करके बड़ा साइज़ में ले लेता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं सबसे उत्तर में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अब इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बिल्कुल दक्षिण में इन मैदानों का विस्तार है, और इन मैदानों का जिन जिन राज्यों में विस्तार है या जिन प्रदेशों में इनका विस्तार है, उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है। देखिए आप, सबसे पहले राजस्थान का मैदान, देन पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसके बाद ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा का मैदान हालांकि ये पूरा है, जिसे हमने 3 भागों में बांट दिया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली या निम्न गंगा का मैदान। और इसके बाद आप देखेंगे, जैसे ही मध्य गंगा या निम्न गंगा के बाद आपका ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है, और इसके बाद आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से इन मैदानों को हम प्रादेशिक आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें, विशाल मैदानों का प्रादेशिक वर्गीकरण। हम जब प्रादेशिक आधारों पर वर्गीकरण करते हैं तो उसमें जिन प्रदेशों में उसका विस्तार होता है उसको आधार बनाते हैं। अब भारत के उत्तर में विशाल मैदान है, और उन मैदानों को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उन्हें हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान। अब पंजाब हरियाणा के मैदानी विशेषताएं और राजस्थान के मैदानी विशेषताओं में अंतर है, इसीलिए कहा है धरातलीय विशेषताओं के आधार पर। गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से हम इन मैदानों को 4 मुख्य भागों में बांटकर वर्णन कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रमुख भागों में। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान, इस मैदान को हम सतलज यमुना विभाजक कहते हैं। ये पंजाब और हरियाणा का मैदान इसलिए कहे गए हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा में इनका विस्तार अधिक है, और यहाँ जो नदियाँ हैं उनमें सतलज, रावी और व्यास, ये प्रमुख 3 नदियाँ हैं। अगर विस्तार की बात की जाए तो लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है। लंबाई चौड़ाई अगर देखी जाए तो 640 किलोमीटर लंबे और 300 किलोमीटर चौड़े हैं। इन भागों में कुछ और विशेषताएं भी हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर नदियों के किनारों पर जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ अक्सर बाढ़ें आया करती हैं, तो उस क्षेत्रों को हम बेट कहते हैं। तो पंजाब हरियाणा मैदान के ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो नदियों के किनारे स्थित हैं उन्हें हम बेट कहते हैं। दूसरी विशेषता इन मैदानों की ये है कि यहाँ पर दोआब पाए जाते हैं, या ये मैदान दोआबों से निर्मित हैं। दोआब क्या होते हैं? दो आब मतलब नदियों की धारा, जलधारा। तो जब 2 नदियों के बीच कोई भूभाग स्थित होता है तो उसे हम दोआब कहते हैं, और इसी तरह के दोआबों का इन मैदानों में विस्तार मिलता है।
तो प्रमुख दोआब कौन कौन से हैं और किन नदियों के बीच में हैं, हम अब उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है बिस्त दोआब। 4 प्रमुख दोआब हैं, बिस्त, बारी, रेचना और चाज, और इसके अलावा एक और है सिंधु सागर। अगर हम बिस्त दोआब की बात करें तो दोआब क्या है? 2 नदियों के बीच का भूभाग। कौन सी 2 नदियाँ? बिस्त अर्थात व्यास और सतलज। तो व्यास और सतलज नदियों के बीच में जो भूभाग है, जो समतल मैदान है, इसे हम कहते हैं बिस्त दोआब। इसी तरह दूसरा है बारी दोआब, अर्थात व्यास और रावी नदियों के बीच के भूभाग को बारी दोआब कहते हैं। तीसरा है चेनाब और रावी नदियों के बीच का भूभाग जो रेचना दोआब कहलाता है। और चौथा है चेनाब और झेलम नदियों के बीच का भूभाग जिसे हम चाज दोआब के नाम से जानते हैं। अंत में सिंधु सागर दोआब, जो सिंधु नदी और झेलम और चिनाब नदियों के बीच में मैदान का विस्तार है, फैला हुआ है, उसे हम सिंधु सागर दोआब के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये आपका दोआब कहलाता है। अब हम पंजाब हरियाणा के मैदानों की बात कर रहे हैं। तो पंजाब में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है? जो उच्च भूभाग होते हैं, जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, जैसे बांगर क्षेत्र। तो ऐसी भूमि को हम बेडलैंड कहते हैं, अर्थात ये कैसी है? उपजाऊपन यहाँ नहीं है, अनउर्वर भूमि है। पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में नदियों के अपरदन और कटाव से बने गड्ढों को चौज कहते हैं। कौन से गड्ढे? जो मैदानों में नदियाँ अपरदन करती रहती हैं और उसकी वजह से जब गड्ढे बन जाते हैं तो वो चौज कहलाते हैं। और इस तरह के गड्ढे हमें कहाँ मिलते हैं? पंजाब के होशियारपुर ज़िले में अधिक मिलते हैं। पंजाब के मैदान ऐसे मैदान हैं जो भारत के अलावा पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं। अभी हमने दोआब देखे थे, है ना? उनमें से बिस्त दोआब और बारी दोआब ये दोनों भारत में हैं और इसके अलावा के जो बाकी के दोआब हैं उनका पाकिस्तान में विस्तार मिलता है। तो ये तो था पंजाब और हरियाणा का मैदान। अब हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान के मैदान की। राजस्थान के मैदान में इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो ये अरावली पर्वतमाला से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब के मैदान और दक्षिण में गुजरात के मैदान तक फैले हैं। इन मैदानों को हम राजस्थान बांगर और मरुस्थली में विभाजित करते हैं, अर्थात 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग? राजस्थान बांगर और दूसरा हो गया मरुस्थली। ठीक है ना? अब हम आगे इसकी ओर बात करते हैं। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान बांगर और मरुस्थली दोनों को अलग करती है, अर्थात उनको बांटने वाली रेखा है। मरुस्थली क्या है? यह मारवाड़ का मैदान है और यहाँ पर बालू या रेतीले टीले पाए जाते हैं जिन्हें हम बरखान कहते हैं। बालू का स्तूपों का विस्तार मिलता है। ये ऐसे शुष्क प्रदेश हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है। पहाड़ियों से घिरी हुई अभिकेंद्रीय अपवाह वाले गर्त पाए जाते हैं जिन्हें बालसन कहते हैं। सांबर झील इसी तरह के बालसन का एक उदाहरण है। इसके अलावा डिडवाना, कुचामन, लूणकरणसर और डेगाना झीलें भी इस प्रदेश में पाई जाती हैं। इसी का दूसरा भाग है राजस्थान बांगर, जो राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में है। लूनी यहाँ की मुख्य और मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण की ओर बहती है। इस भाग में कहीं कहीं पहाड़ियाँ हैं और रेतीले टीलों का विस्तार बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो छात्रों, अब मैं इस टॉपिक को यहाँ विराम देता हूँ और इन्हीं मैदानों के अगले पॉइंट्स पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।